नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जनसरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं दुर्ग जिले की, जहां के औद्योगिक क्षेत्र हथखोज में कारखानों से निकलने वाला दूषित पानी और काला धुआं न सिर्फ भूमिगत जल स्तर को बिगाड़ रहा है, बल्कि यहां मृतकों को दफनाने के लिए भी मुनासिब जगह नहीं मिल पा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। भिलाई चरोदा निकाय क्षेत्र में हथखोज के 5 वार्डों में लगभग 200 से भी ज्यादा कारखाने हैं, जिसमें स्पंज आयरन, फाउंड्री, कास्टिंग और केमिकल के कारखाने शामिल हैं। यहाँ स्पंज आयरन के प्लांट से निकलने वाली ब्लैक इंडस्ट्रियल डस्ट और राख के प्रदूषण से तो लोग इतने परेशान हैं कि कूलर चालू करने से आबो हवा में फैली बदबू घर के अंदर घुस जाती है और काले राख की मोटी परत घर के अंदर बाहर जम जाती है। कल रात में 12:30 बजे मतलब बहुत स्मेल आया फैक्ट्री का, जिसके कारण कूलर बंद करना पड़ा और सोने में तकलीफ हुई। और ये आते रहता है, मतलब 2 महीने 2.5 महीने में ऐसा कभी कभार स्मेल आते रहता है। और ये जो परेशानी मतलब 8 से 10 बजे के बीच में भी आया था स्मेल, और रात में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था स्मेल, तो कूलर वूलर भी बंद करना पड़ा। स्मेल आया और उसका शिकायत हम लोग पिछले साल भी किए थे, इसी साल, और ये लोग करते ही रहते हैं शिकायत स्मेल का बहुत ज़्यादा। आयरन का तो नॉर्मल बात है, इंडस्ट्री एरिया आते रहता है, लेकिन स्मेल आता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है हम लोग को। यहाँ के केमिकल कारखानों से निकलने वाले दूषित पानी की वजह से भूमिगत जल स्रोत भी जानलेवा हो चुके हैं। बोरवेल हो या कुआं, इनका पानी पीने लायक ही नहीं रहा। 20 वर्षों से 5 वार्डों के लोग टैंकर सप्लाई पर ही निर्भर हैं। नया बोर कराने पर भी केमिकल मिला पानी आ जाता है। खेती बाड़ी का काम करने वाले भी परेशान हैं। सर यहाँ तो पेयजल का तो बहुत गंभीर संकट है। यहाँ हम लोग तो इसके लिए तो बहुत मांग किए, बोर का भी, तो जब भी बोर कराते थे उसमें भी केमिकल आ जाता है यहाँ, है ना। तभी इसके बाद अभी निगम से बात किए, फिर टैंकर सप्लाई चढ़ रहा है यहाँ से। प्राइवेट कंपनी जो नीरोज फैक्ट्री है उससे भी 25,000 लीटर पानी दे रहे हैं पर डे। ये पानी पूरा मतलब जैसे बोर है मेरा, ये नाला के ऊपर में, पूरा पानी पीने लायक नहीं है। सब्जी भी नहीं उगता, धान भी नहीं उगता। ये 2009 में मैं बोर कराया हूँ, उसके पहले ठीक था पानी, उसके मतलब 2002 से पूरा पानी केमिकल है। वार्ड में स्थित एकमात्र शमशान के आसपास राख के टीले बना दिए गए हैं। रोजाना ट्रक भर भर के कारखानों से निकलने वाले राख को यहाँ उड़ेल दिया जाता है। एक हैंडपंप और कुछ पुराने कब्र भी ऐसे दिखे जो कि चारों ओर गंदे बदबूदार दलदल से घिर गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से हालात ऐसे हैं कि जीवित लोग तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे, मुर्दों को भी मुनासिब जमीन तक नसीब नहीं हो पा रही है। पर्यावरण विभाग के अधिकारी पानी और हवा में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से इनकार नहीं करते। वे गलती पाए जाने पर नोटिस भेजने और दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की भी बात कहते हैं। देखिए, जैसे जहाँ तक राख डालने का सवाल है, तो कोई भी उद्योग से जो सॉलिड वेस्ट राख के रूप में निकल रहा है उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना है। और अधिकतर इंडस्ट्रीज जो है वो इनका फ्लाई ऐश निर्माण में या उसमें इस्तेमाल करती हैं। फ्लाई ऐश निर्माण का ज़्यादातर होता है या लो लाइन एरिया में डाला जाता है। अब जैसा आपने बताया है, हम उस जगह का निरीक्षण कर लेंगे कि कैसे डाला जा रहा है, क्या है, किसका क्षेत्र है, किसका माने वो प्लॉट जो है वो शासकीय भूमि है या किसी का पर्सनल प्लॉट है कि क्या है, इसकी जानकारी ली जाएगी। और साथ में ये भी हम देखेंगे कि किसका है वो, एक्चुअली फ्लाई ऐश क्या है, किस आधार पे वो डाल रहे हैं। हाँ, जो आपने केमिकल उद्योगों से निकलने वाले जल की बात की है जो नालियों में छोड़ा जा रहा है, हम लोग सतत रूप से इसकी जांच करते हैं। फिर भी यदि इंडस्ट्रीज ऐसा कर रही हैं, कुछ उद्योग अगर अभी बिना ट्रीटमेंट के पानी का डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो हम उन इंडस्ट्रीज की भी जांच करेंगे और उनका वाटर सैंपल ले करके एनालिसिस करके ये देखेंगे कि उसमें कौन से प्रदूषक उपयोग में आ रहे हैं, क्या वो एसिडिक वेस्ट है या केमिकल युक्त पानी है किसी तरीके का। और जिन उद्योगों से ये इस तरह का दूषित जल निस्सारित किया जा रहा होगा,
उन उद्योगों के विरुद्ध हम कार्यवाही करेंगे। और इसके पहले भी हम लोग करते आए हैं। आपको बताना चाहूंगी मैं कि जो भी ऐसे उद्योग हैं जो इस तरह से केमिकल युक्त पानी का निस्तारण करते हैं, हम उनमें पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हैं और ये कार्यवाही की जाएगी निश्चित रूप से। और अगर ये कार्यवाही अगर उनके द्वारा अगर इसमें सुधार नहीं किया जाता, उद्योगों के द्वारा सुधार नहीं किया जाता, तो हम उद्योग बंद करने की कार्यवाही भी करेंगे। बावजूद इसके औद्योगिक क्षेत्र हथखोज में लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। शायद ही किसी कारखाने को इसकी वजह से बंद किया गया हो। यही कारण है कि यहाँ के कारखाने लगातार हवा और पानी में जहर उगल रहे हैं और लोगों की सेहत पर जहरीला असर छोड़ रहे हैं। सुबोध तिवारी, टीवी 24 न्यूज, दुर्ग। पानी में घुला जहर, ये आज का सुलगता सवाल है कि इतना समय क्यों लग गया है अभी तक कार्रवाई होने में, क्योंकि लगातार पानी में जहरीले पदार्थ खुलते जा रहे हैं। रसायन का रिसाव यहाँ पर हो रहा है उद्योगों से। और जिस तरह से हमने आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाई, न सिर्फ पानी बल्कि इससे भी आगे बात बढ़ चुकी है और लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि कोई ठोस कदम प्रशासन के द्वारा उठाया जाए ताकि स्थिति में बदलाव हो। और यहाँ पर यह भी आपको बता दें कि कुछ खेत हैं, खलिहान है और उसके अलावा कब्रिस्तान की भी जमीन लगती है, जहां पर सीधे तौर पर उद्योगों से जो निकासी है जहरीले रसायनों की पानी के तौर पर वहां पर होती है और यह मिश्रित होता है। हैंडपंप की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए, जलकुंभी के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से पट चुका है। लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को डर भी होता है कि कहीं कोई गंभीर बीमारी उन्हें ना हो जाए, क्योंकि केमिकल्स लगातार इन फैक्ट्रियों से, इन प्लांट से रिलीज होते जाते हैं और इतना ज्यादा इनका जमावड़ा हो चुका है कि इस क्षेत्र से आना जाना भी लोगों के लिए दुश्वार हो चुका है। और जो लोग इस क्षेत्र के आसपास निवास करते हैं वो भी यही दुआ मांगते हैं कि हमें इन उद्योगों से निकलने वाले जहरीले पदार्थ, जहरीले पानी के चलते किसी भी तरह की गंभीर बीमारी का, परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रशासन का जवाब आपने सुना। प्रशासन ने कहा कि आपके माध्यम से, यानी कि मीडिया के माध्यम से मामला उनके संज्ञान तक पहुंचा है और यदि ऐसा है तो कार्रवाई होगी। जमीन पर जाकर निरीक्षण किया जाएगा, सर्वे होगा और अगर सही पाए जाते ही ये सारी शिकायतें और उद्योग अब भी अपनी मनमानी पर लगाम नहीं लगाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उद्योगों को बंद करने की दिशा में भी कदम उठाया जा सकता है। लेकिन बड़ा सुलगता सवाल यह है कि आखिर इतना समय क्यों लग गया? इतने सालों से ये समस्या बरकरार है लेकिन इसका निदान क्यों नहीं हो पाया? इस समय हमारे साथ कांग्रेस नेता सुजीत बघेल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजीत बघेल जी, हथखोज का ये औद्योगिक क्षेत्र जहां पर कई उद्योग संचालित हैं और बताया जाता है कि सालों से उद्योग जहरीले पानी का रिसाव यहां पर कर रहे हैं, केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। क्या वजह आप मानते हैं सुजीत बघेल जी कि इतना वक्त लग चुका है और अभी तक प्रशासन कोई कार्रवाई इस दिशा में नहीं कर पाया है? जी, ये जहरीला पानी जी एक तरफ नहीं आता, दोनों तरफ आता है। एक में तो मैं भी प्रभावित हूँ, जो भिलाई 3-14 के किसान प्रभावित हैं। जी जी इसमें कांग्रेस सरकार के समय मना किया गया था, उद्योगों को समझाया गया था और हमारे फिर से शिकायत करने के बाद कोसेवाड़ा जी विधानसभा में भी उठाए थे। पर पूंजीपतियों की ताकत इतनी अधिक है कि ये लोग प्रशासनिक स्तर पे सेट करके कृषक हित से खिलवाड़ कर रहे हैं और इसके कारण जलीय जीव जंतु भी पूरे लुप्त हो गए हैं। वो जो जिस नाले में लोग ये डालते हैं ना जहरीला पानी, और ज्यादा लोग नहीं है, 3-4 लोग ही हैं जो गैल्वेनाइज का काम करते हैं। पर कुछ लोगों को फायदा दिलाने के चक्कर में प्रशासन काफी बड़े वर्ग को नुकसान कर रहा है और ये भूजल को भी प्रभावित किया है और हमारे बोर तक भी इसका इफेक्ट आया है। जानवर नहीं पीते हैं इसका पानी, मवेशी पानी पीना बंद कर दिए हैं, पीते भी हैं तो बीमार हो रहे हैं। शायद क्या आर्सेनिक मैं टेक्निकल रूप से नहीं बता पा रहा हूँ क्या मिलता है इसमें, पर जमीन भी मैं आप कभी आए तो मैं दिखा दूंगा, लाल हो गया प्रदूषण की वजह से। सुजीत बघेल जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपका जो निवास स्थान है वो भी इस क्षेत्र से प्रभावित है, आपने अपने खेती सर, निवास थोड़ा दूर है। जी बिल्कुल। और क्या आसपास के लोगों के साथ मिलकर आप लोगों ने कोई सामूहिक पत्राचार किया है प्रशासन से? उद्योगों से जब इस बारे में बात की गई तो क्या उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी है और कोई आश्वासन दिया है कि व्यवस्था सुधार ली जाएगी? ये सर और बड़ी गलती करते हैं ये लोग, अपना बड़ा ड्राइव बोर करके पानी को डाल देते हैं अंदर, कंपनी के अंदर ही। अच्छा। उसके कारण भूजल स्रोत प्रदूषित हो रहा है। जी। और हमारे जो तब कांग्रेस की सरकार थी तब कड़ाई किया गया था, कलेक्टर भूरे साहब थे। जी जी।
इसमें नियंत्रण किया था, पर ये लोग नया नया रास्ता खोज लेते हैं। इसमें और भी गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि ये सीधा सीधा जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुजीत बघेल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर अपनी बात रखने के लिए। और इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक संजीत विश्वकर्मा जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीत विश्वकर्मा जी, उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा है, जो गंदगी है, वो सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। क्या वजह आप मानते हैं कि इतनी गंभीर समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो पाया और न ही प्रशासन इस पर कोई ध्यान दे रहा है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार है जी। भिलाई नगर निगम क्षेत्र का एरिया, जहाँ पे सिर्फ साफ सफाई के नाम पर 50 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था। आप लोगों को बताएं, जिंदा इंसान की तो वैसे भी कोई कद्र नहीं है, और जो लोग दफन हो चुके हैं, जिनकी कब्र बन चुकी है, आपको बताना चाहूंगा, भिलाई जो इंडस्ट्रियल एरिया में एक मुक्ति धाम है, शमशान घाट है, वहां पे भी इन कंपनियों से निकलने वाला डस्ट डायरेक्ट वहां पे जा रहा है, और इतनी दलदल बनी हुई, कई कब्र तो उसमें छुप गए हैं, दब गए हैं। और जो भूजल स्रोत जो प्रदूषित होने का बात है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस पर निगम प्रशासन हो चाहे राज्य की शासन हो, ये सारे के सारे मौन बैठे हुए, सिर्फ और सिर्फ सुविधा के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है और बंदर बाट हो रहा है। तो ये इसमें कहीं कोई कहने की बात नहीं है कि कांग्रेस का शासन रहे चाहे भाजपा का शासन रहे, उसके बाद में कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये मतलब ही नहीं इनको इंसान से, सिर्फ ये वोटर समझती है जनता को। जनता का वोट जरूरत पड़ता है तो फिर हाथ जोड़कर वो ले लेते हैं, और जरूरत नहीं पड़ता तो फिर ये लोगों को किसी भी प्रकार से कोई सुविधा देने से असुविधा देने में परहेज नहीं करते। आज 50 करोड़ का टेंडर गबन हो गया, 50 करोड़ रुपए सफाई का टेंडर था, वो पूरा खस्ता हाल जो आपके इस मीडिया चैनल पर जिस मुद्दे को लेकर बात हो रही है, वो आपको दिख रहा होगा कि क्या स्थिति है भिलाई नगर में। कुछ नाली जहाँ पे बजा रहे हैं, तालाबों की स्थिति खराब है, कई तालाबों में प्रदूषित पानी ऐसे ही फेल ढकेल दिया जा रहा है उसमें। तो ये सारी व्यवस्थाएं बताती है कि इनको कोई लेना देना नहीं जनता की सुविधाओं से, कोई मतलब नहीं जनता के दिए गए टैक्स के पैसों से। ये पैसा सिर्फ लूट खसोट कर रहे हैं। 50 करोड़ रुपए, यानी कि आप सोचिए बहुत बड़ी रकम होती है। लगभग 60 लाख से अधिक की रकम एक वार्ड में साफ सफाई के लिए निर्धारित किया गया। तो 70 लाख रुपए से अधिक की रकम। अब ये इससे तो समझ में आ जाता है कि इनकी नीयत कहाँ पे। 60-70 लाख रुपए अगर एक वार्ड के साफ सफाई के लिए निर्धारित होता है, तो इसका मतलब ये क्लियर दिख रहा है कि उतना पैसे की अगर सफाई होती तो एरिया क्षेत्र में साफ सफाई जरूर रहती, लेकिन उस क्षेत्र में साफ सफाई के बजाय सिर्फ गंदगी है, न पीने के पानी की व्यवस्था है लोगों के पास में, न तो प्रदूषण से रोकथाम का कोई प्रयोजन है सरकार के पास में, न तो प्रशासन के पास में। तो ये पूरा का पूरा जो रकम है इसका बंदर मार्ट लगा हुआ है। और सिर्फ ये 50 करोड़ साफ सफाई का टेंडर ही नहीं, न जाने कितने सारे ऐसे टेंडर निकाले जा रहे हैं कि अलग से योजना बनाई जा रही है कि नल जल योजना बना दो, भूजल स्रोत ठीक करने के लिए बना दो। भूजल का स्रोत तो जो है वैसे ही प्रदूषित कर रहे हैं लोग इंडस्ट्रियल एरिया में। जो कंपनियां हैं उनको खुली छूट दे रखी है, उनसे रिश्वत ले रहे हैं ये सीधे प्रशासनिक अधिकारी, रिश्वत लेकर उनको सीधे सीधे गंदगी फैलाने के लिए उनको छूट दे रखी है उन्होंने। तो ये स्पष्ट है कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, खुलेआम सिर्फ भिलाई नगर की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और कांग्रेस उसका सपोर्ट कर रही है। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है, बिल्कुल ये स्पष्ट है, जनता समझ चुकी है इस बारे में। बहुत धन्यवाद संजीत विश्वकर्मा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि भाजपा और कांग्रेस बनाम अब ये पूरा मामला जा चुका है और हर तरफ सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। दुर्ग का रुख कर लेंगे, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सुबोध जी, जिस तरह से ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई और हमने देखा भी कि कितना ज्यादा संवेदनशील ये विषय है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस संज्ञान नहीं हुआ है। लेकिन टीवी 24 की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची और उसके बाद इस पूरी खबर को आपने कवर किया सुबोध जी, तब क्या प्रशासन जागा कुंभकर्णी नींद से? क्या अधिकारी पहुंचे मौके पर मुआयना करने के लिए? क्या निरीक्षण हो पाया है जगह का? देखिए अमित जी, अगर बात करें निरीक्षण को लेकर, कुंभकर्णी नींद को लेकर, पर्यावरण विभाग का, चाहे वो पर्यावरण विभाग हो या भिलाई चरोदा निगम का पूरा अमला हो, लगातार देखने को मिलता है कि यहाँ के लोग शिकायत करते हैं। शिकायत के साथ जनदर्शन में शिकायत की जाती है, विधायक सांसदों के पास शिकायत की जाती है, बावजूद इसके समस्याओं के निराकरण को लेकर किसी तरह का स्थायी प्रयास होता नहीं दिखता है। यही बड़ी वजह है कि नालियां बना दी जाती हैं,
वह आधी अधूरी बनती है, कहीं पर टूटी फूटी रहती है, और जो पानी उससे बहाया जाता है, इंडस्ट्रियल डस्ट का हो या किसी भी तरह का जो पानी है वो बहाया जाता है, तो जहां टूटी हुई नाली है वहां से वह आम लोगों के घरों तक या ऐसी जगहों पर जहां पर जो लोगों के उपयोग की जगह होती है वहां पहुंच जाता है, या फिर जहां अधूरी बनी है तो उसके आगे नाली के बाद जो खुला मैदान होता है, ढलान वाला एरिया है, तो वहां पानी पूरा का पूरा पानी, चाहे वह केमिकल युक्त हो या सीवरेज का पानी हो, वहां पूरा भर जाता है। मैं दिखाना चाहूंगा जहां मैं खड़ा हूं, या ठीक मेरे एक तरफ बाईं तरफ जो है वह एक मुक्तिधाम है, जहां पर लोग अंतिम सांस के बाद जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो एक जगह है। और साथ ही बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये इलाका है, जो यहाँ पर एक दूर में एक हैंडपंप भी है और 4 ऐसे कब्र हैं जिसके चारों ओर दलदल हो गया है। अब पानी भरा हुआ है, यह पूरा केमिकल युक्त पानी है जो इंडस्ट्री से निकलता है। विभिन्न तरह की यहाँ इंडस्ट्री है, केमिकल प्लांट हैं, स्पंज आयरन है, तमाम तरह के उद्योग और निर्माण के उद्योग हैं, तो उत्पादन होते हैं। तो उसका पूरा गंदा पानी जो कि किसी जगह समुचित व्यवस्थित करके नाले में, जो कि गंदे पानी का नाला होता है, उसमें बहाया जाना चाहिए, तो वहां न बहकर वह सीधे ऐसी जगहों पर पहुंच रहा है जो आम आदमी के पहुंच में आता है। और अगर मुक्तिधाम के बारे में बात करें, काफी संवेदनशील मुद्दा हो जाता है मुक्तिधाम का इलाका जो है। और मैं ठीक ये दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए काले रंग का राख जो कि यहाँ पूरा पड़ा हुआ है, डंप किया हुआ, जबकि यहाँ पर राख डंप करने के लिए एक निश्चित जगह होती है, निगम प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, पर्यावरण विभाग के द्वारा वो जगह चिन्हित की जाती है। वो इस तरह के इंडस्ट्रियल गार्बेज जो है वहां पर डंप किए जाने चाहिए। बावजूद इसके ये मुक्तिधाम की वो जमीन है जहां पर पूरा कचरा और इंडस्ट्रियल डस्ट जो है यहाँ पर डंप कर दिया गया है। हालांकि उठाने की बात कही जाती है, इंडस्ट्री उद्योगपतियों से बात की जाए, शिकायत की जाए लोगों के द्वारा, तो बताते हैं कि डंपर ट्रक और जेसीबी लगाकर इस डस्ट को उठाकर अन्यत्र सुनिश्चित जो जगह है वहां भेजी जाती है। लेकिन काफी समय से यहाँ देखा जा रहा है कि यह डस्ट ऐसे पड़ा हुआ है, कहीं कोई ट्रक नहीं, कोई जेसीबी नहीं है, ये बगल में नाली है, रोड साइड में भी डस्ट पड़ा हुआ है, चारों तरफ कुछ मवेशी भी हैं। तो इस तरह से जिल्लत भरी जिंदगी जीने को न केवल जिंदा इंसान बल्कि जो मुर्दे हैं उन्हें भी एक सही जगह मुनासिब नहीं हो रही है। इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, पर्यावरण विभाग के अधिकारियों से बात की गई, वे कहते तो हैं कि समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, नोटिस भेजे जाते हैं और दंडात्मक शुल्क भी वसूला जाता है। लेकिन इसके बाद अगर इंडस्ट्री को बंद करने के बारे में बात की जाती है तो आज तक यहाँ की कोई भी इंडस्ट्री बंद नहीं की गई उनकी लापरवाहियों की वजह से। अमित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में लगभग कितनी इंडस्ट्रियां संचालित हैं, और इस पूरी खबर दिखाए जाने के बाद जब प्रशासन तक ये मामला पहुंचा तब क्या उन्हें फिर से दोबारा कोई नोटिस जारी किया गया है, कोई जवाब उनसे तलब किया गया है इस विषय में? देखिए, जब पर्यावरण अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जरूर अपनी टीम को अलर्ट किया इस बारे में कि ये जो TV24 की टीम इस बारे में बता रही है कि भिलाई निगम चरोदा जो है, भिलाई 3 चरोदा वाला जो निगम क्षेत्र है वहां पर जिस तरीके से बात कही जा रही है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, अफकोर्स है, 200 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, कुछ तो नामित हैं, यानी कि कहीं रजिस्टर्ड है, कुछ अनरजिस्टर्ड हैं, जहां पर तमाम तरह के तमाम अन्य जगहों के भी लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। तो इस बारे में जब चर्चा की गई तो पर्यावरण विद जो है, पर्यावरण के जो अधिकारी पर्यावरण विभाग के, उनका कहना तो है कि हमने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया गया है, आपकी बताई जगह पे, चिन्हित जगह पे हम भेजने भी वाले हैं टीम को। तो मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई टीम पहुंची होगी, अगर पहुंची होती तो तत्काल यहाँ पर वो राख जो फ्लाई ऐश और इंडस्ट्रियल डस्ट जो पड़ा हुआ है उसे उठा दिया जाता, और जो इस तरह से यहाँ पर जो दलदल बना पड़ा हुआ है उसे भी दुरुस्त करने की बात कही जाती। कहीं ना कहीं जो मलबे होते हैं वो डाले जाते ताकि, और इस नाली जो साफ दिखाई दे रहा है, जो नाली अधूरी है, उसे भी पूरा करके आगे जहां जोड़ना है वहां जोड़कर इस पूरे गंदे पानी को बहाया जाता। अमित जी। बिल्कुल सुबोध जी, और बहुत ही ताज्जुब की बात है कि इतना संवेदनशील विषय है, लेकिन इस पर महापौर भिलाई चरोदा निर्मल कोसरे से जब हमारी टीम ने बात करने की कोशिश की तो साफ तौर पर उन्होंने अपनी बात रखने से इस विषय पर इनकार कर दिया है। और इस समय हमारे साथ नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष रामखिलावन वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रामखिलावन वर्मा जी, हथखोज औद्योगिक क्षेत्र की शिकायत आप तक भी निश्चित तौर पर पहुंची होगी कि किस तरह से यहाँ पानी में जहर घुलता जा रहा है, उद्योगों से निकलने वाली जो गंदगी है वो लोगों का जनजीवन प्रभावित कर रही है। कितना गंभीर विषय रामखिलावन वर्मा जी आप इसे मानते हैं, और इस विषय में क्या आपकी तरफ से भी कोई प्रयास किए गए हैं ताकि जो स्थिति है वो सुधर पाए, समस्या का निराकरण हो सके? जी नगर निगम भिलाई चरोदा के क्षेत्र अंतर्गत में कम से कम हथखोज में 250 से 300 कंपनियां हैं। जी जी, वहाँ की फैक्ट्री चल रही है, वहाँ की
जी। जनमान वहाँ के जो निवासी थी, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ बहुत परेशानी होती है। जी। आज पीने योग्य पानी नहीं है। जी। पूरी कंपनियों का जो गंदा पानी निकल रहा है वो पूरा लीजिए, बोर के स्रोत में आ चुका है, कोई भी पानी नहीं पी पा रहा है। जी। इससे बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। उससे हमने बीच में उसके लिए आवाज उठाई थी। जी। यहाँ कंपनियां इतनी सारी है, उसके रख रखाव नहीं कर रहा, उसकी नाली गंदगी नाली तो पानी एकदम आते जा रहे हैं। जी। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को। भाई उनको बोले अलग से आप लोग कुछ भी यहाँ अगर बना करके बाहर भेजिए, स्टोरेज बनाइए आप कंपनी निगम क्षेत्र के बाहर में बनाइए स्टोरेज। जी। जी रामखिलावन जी। जी रामखिलावन जी, लेकिन अब आगे इस पूरे विषय को लेकर चूंकि विपक्ष तो जनता की आवाज माना जाता है, क्या आप लोग भी कोई रणनीति बना रहे हैं कि एक स्थायी समाधान इस पूरे विषय में हो सके? क्योंकि पहले भी बताया जाता है कि उद्योग प्रबंधनों को नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है, कोई बदलाव नहीं आ पाया है। यहाँ की कमिश्नर साहब को बोल करके हम बोले हैं जी कि भाई आप यहाँ नोटिस बनाए, इनको सख्त कार्रवाई की जाए, यहाँ गंदगी पानी और धूल मुक्त किया जाए और उसको उचित कार्रवाई करेंगे बोल करके बोला है अभी कमिश्नर साहब। जी जी, चलिए, तो केवल आश्वासन मिला है कि उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन स्थिति तस्वीरों में साफ दिख पा रही है। बहुत धन्यवाद रामखिलावन वर्मा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात आपने रखी, इसके लिए धन्यवाद आपका। और इस समय हमारे साथ दिलीप पटेल जी जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर विधायक प्रतिनिधि हैं। दिलीप पटेल जी, उद्योगों से निकलने वाला कचरा लगातार लोगों का जीवन को प्रभावित कर रहा है, कितना गंभीर विषय आप इसे मानते हैं और क्या कोई निर्देश दिए जा सकते हैं आने वाले समय में कि कोई सुधार हो, बदलाव आए इसमें? निश्चित रूप से ये गंभीर विषय तो है यही कि जितना वेस्ट मटेरियल जो अपने फैक्ट्रियों से निकलती है उनका एक स्थान होना चाहिए, ड्रेसिंग ग्राउंड बनना चाहिए उनका, जहाँ पर उनको डिस्पोज करके वहाँ पर सेग्रीगेशन करना चाहिए उनका पर जी। और रवासी क्षेत्र में अगर वहाँ रवासी क्षेत्र के आसपास में अगर इसको डिस्पोज किया जाता है तो बहुत ही गलत बात है। और इसको संज्ञान में देकर माननीय विधायक मोदी से चर्चा करके माननीय उद्योग मंत्री से मिलने के बाद में इसमें और उसको संज्ञान किया जाएगा, संज्ञान में दिया जाएगा ताकि इस और उचित कार्रवाई की जा सके। जी दिलीप पटेल जी, और बताया जाता है कि ये जो समस्या है तो सालों पुरानी और पहले भी कई बार कार्रवाई की बात हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस एक्शन इस पर नहीं हो पाया। क्या वजह आप मानते हैं? क्या कोई ढुलमुल रवैया यहाँ पर जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, स्थानीय अधिकारी हैं, उनका सामने आ रहा है जिस वजह से ये स्थिति अभी भी बनी हुई है? असल में क्या है, कुछ क्षेत्र जो टोटल जो क्षेत्र है हसपुर एरिया का जो क्षेत्र है, बस्ती को छोड़कर जो बस्ती है पुरानी बस्ती जी, उनको छोड़कर टोटल वो डीआईसी की जगह है। और डीआईसी आज से वो कम से कम 35-40 साल पहले अधिग्रहण किया गया था, 40-50 साल पहले अधिग्रहण किया गया था भूमि वहाँ की किसानी की जमीन का जी। तो पहले तो वहाँ पे प्लानिंग थी कि वहाँ पे इंडस्ट्री खोलना है, और उसके बाद में समुचित व्यवस्था का प्रशासन नहीं कर पाई है। इसमें कहीं की प्रशासन की हल्का फुल्का नजर आ रही है कि उसका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है या उसको वाटर लेट निकलता है, उसका पानी का किसी स्थान पर जाए ताकि जैसे कुछ अकरोडी के एरिया में आज भी वहाँ पे केमिकल की पानी आने लग गई जी जी। पूरा पानी वहाँ पर केमिकल जो पानी निकलने का वजह है कि टोटल इंडस्ट्री का पानी जो है नाले में जाता है, नाले में जी, और नाले की वजह से सीपेज जा रहा है, वो भूमि के अंदर सोच बन गया है। इस पर भी बहुत सारी चर्चा पत्राचार हुई है, उस पर ठोस पहल नहीं हुई है, फिर से पुनः इस पर प्रयास किया जाएगा कि इस पर उचित कोई रास्ता निकलेगा जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका दिलीप पटेल जी हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ भिलाई चरोदा आयुक्त डीएस राजपूत जी भी जुड़ चुके हैं। डीएस राजपूत जी, इस शिकायत के बाद कि आप तक जो भी ये पूरा मामला संज्ञान में आया, पहुंचा आप तक ये विषय, क्या कोई निर्देश आपके माध्यम से दिए गए हैं कि अब एक स्थायी समाधान हो और उद्योगों पर उनकी मनमानी पर लगाम लग सके? चलिए, इनसे संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेगी टीम। सुबोध तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। सुबोध जी, इतने लोगों से बात करने के बाद ये तो साफ है कि सभी इस समस्या से अनभिज्ञ नहीं है, सभी को इसकी जानकारी है, लेकिन जिस तरह से महापौर निर्मल कोसरे से संपर्क करने की कोशिश की और पक्ष जानने की भी हमने प्रयास किया, पक्ष जानने का कि आप इस विषय पर क्या कोई निर्देश दे सकते हैं, चूंकि आप तो इतने बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया। तो इस चुप्पी के क्या संकेत समझे जाएं? क्या विषय इतना गंभीर नहीं है जनप्रतिनिधियों के लिए, इस वजह से बात करने से परहेज कर रहे हैं?
देखिए अमित जी, अगर बात करें महापौर निर्मल कोसले को लेकर, तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जब सत्तासीन राज्य सरकार थी तब उस समय यहाँ निकाय चुनाव हुआ था और निर्मल कोसले महापौर बने थे। उस दौरान उन्होंने घोषणा भी की थी, मीडिया चैनलों में यह सवाल जवाब भी हुआ था कि जो औद्योगिक क्षेत्र है यह नगरीय निकाय भिलाई चरोदा के क्षेत्र में आता है। तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि भिलाई चरोदा में आने वाले उद्योगों से उन्हें किसी तरह का कोई कर नहीं मिलता, तो इस तरह का एक कर निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि यह जो इंडस्ट्री है वो जो दूसरे अन्य विभागों में एजेंसियों में कर पटाती है, तो वह निगम भिलाई चरोदा को भी कर मिले, तो उनके ऊपर भी करारोपण की बात आई थी। लेकिन सामान्य सभा कई दफे हुए, उस पर यह बात पुष्ट तरीके से रखी नहीं गई, मंच पर बहुत प्रभावशाली तरीके से उसे रखा नहीं जा पाया। इसी वजह से ये हुआ कि अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, वह केवल भारत सरकार और जो संबंधित विभाग है, उद्योग विभाग है, उसे ही कर देते हैं और निगम भिलाई चरोदा जो है उसके उनके खाते तक ये रकम नहीं जाती। तो ऐसे में ये होता है कि आमतौर पर देखा जाता है जो शहर सरकार यहाँ की होती है वह क्षेत्र विशेष को लेकर अनभिज्ञता जाहिर करती है, अज्ञानता जाहिर करती है, या फिर यहाँ के समस्याओं के निर्धारण को लेकर, समस्याओं के निराकरण को लेकर किसी भी तरह के कोई प्रयास नहीं किए जाते। जैसा कि आपने भी कहा कि वर्षों पुराना यह समस्या है, वर्षों पुराना मैटर है। कई बार लोगों ने अलग अलग माध्यमों से, चाहे वह पिछली सरकार की भेंट मुलाकात वाला आयोजन हो पूर्व मुख्यमंत्री का, या फिर वर्तमान सरकार का सुराज अभियान हो, या फिर जिस भी तरीके से बातें प्रमुख मंचों तक यहाँ की समस्याओं को लेकर जानी चाहिए, यहाँ के लोगों ने पहुंचाई है। बावजूद इसके जिम्मेदार जो विभाग होते हैं, मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वहां उन्होंने कोई भी स्थायी हल इसका नहीं निकाला। यह राजनीति की भेंट तो चढ़ा ही चढ़ा है, साथ में करारोपण को लेकर भी जो बात आती है, एक टैक्स बटाने को लेकर, इस इलाके को लेकर, तो उद्योगपति जब उससे मना करते हैं तो स्वाभाविक है कि जो सामान्य प्रशासन, यहाँ की जो शहर सरकार होती है, वह इसे लेकर गंभीरता नहीं बरतती। यही वजह है कि निर्मल कोसले जो महापौर हैं वह इस बारे में बात करने से इनकार करते हैं, या फिर इस बारे में किसी भी तरीके से की समस्या के निराकरण को लेकर गंभीरता के साथ आगे नहीं आते। अमित जी, बिल्कुल, लेकिन प्रयास यही होना चाहिए कि जनता की समस्या का समाधान हो और कोई स्थायी निराकरण इस पूरी समस्या का हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस पूरे विषय को आपने कवर किया और दर्शकों तक इस गंभीर विषय को आपने पहुंचाया भी और जिम्मेदारों तक भी ये विषय जा चुका है। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक इस पर संज्ञान लिया जाता है और कोई ठोस कदम इस दिशा में बढ़ते हुए दिखते हैं। सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।